देखें, अगर आपकी संपत्ति का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, आपको पता है सबसे पहले दाखिल खारिज होता कब है। अब ये खतियान है, खतियान से भी दाखिल खारिज करा लेते हैं। जो ये केवाला बैनामा देख रहे हैं, रजिस्ट्री देख रहे हैं, इससे भी दाखिल खारिज करा लेते हैं। आखिर ये प्रक्रिया होता कैसे है, इसको आप जरूर जान लीजिए। देखें, खतियान से किसका दाखिल खारिज होता है, ये सवाल है कि खतियान से किसका दाखिल खारिज होता है और केवाला बैनामा जो है उससे किसका दाखिल खारिज होता है। क्या यहाँ पर जो है दोनों अलग अलग है, अलग अलग है? क्या जिसके पास बैनामा होता है क्या उसके पास खतियान होता है? देखें, ये सारी संपत्ति है, ये सारी प्रॉपर्टी है। अब इसमें से कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है, मान लेते हैं ये इस प्रॉपर्टी की अगर बात करें, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है अब केवाला में दर्ज हो जाएगा, दर्ज हो गया है। आखिर कैसे हुआ ये, इसका बैनामा जो है वो तैयार हो गया, आखिर कैसे हुआ ये? देखें, ये तभी संभव है, मान लेते हैं ये जो प्लॉट का आप टुकड़ा देख रहे हैं, पहले ये कहाँ दर्ज था, ये खतियान में दर्ज था, है ना, इसमें जो है पहले ये दर्ज था। लेकिन अब खतियान में तो दर्ज है ही, साथ में केवाला और बैनामा में भी दर्ज है। पहले खतियान में था तो खतियान से तो हटा नहीं, खतियान से भी नहीं हटा, लेकिन आपके यहाँ पर जो है केवाला और बैनामा में दर्ज हो गया। लेकिन इसमें होगा क्या, तो खतियान जो है, खतियान तो अब यहाँ पर क्या होगा, विक्रेता के नाम होगा, बेचने वाले के नाम, और केवाला किसका बनेगा, जो खरीदा है, ठीक है, जो खरीदा है। तो जिसके पास केवाला है क्या उसका खतियान बनेगा? जिसके पास केवाला है क्या उसका खतियान बनेगा? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब यह है कि आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो राज्य सरकार के द्वारा जो है, द्वारा अगर जमीन का अगर सर्वे कराकर, जमीन का अगर सर्वे कराकर अगर फिर खतियान जारी अगर किया जाए, जमीन का एक अकाउंट का इंफॉर्मेशन अगर जारी किया जाए, जमीन में जो खरीदा है उस केवाला का अगर कोई नक्शा यहाँ पर जारी किया जाए, तो आपका जमीन का रजिस्ट्री जो है वो खतियान में कन्वर्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि अगर आपकी कोई खतियानी प्रॉपर्टी है तो वो पैतृक प्रॉपर्टी कहलाती है, यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो कहलाती है, पैतृक संपत्ति है वो आपकी। और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद आपके जो केवाला बैनामा है, उस केवाला बैनामा को जब खतियान में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो इस केवाला बैनामा जिनके नाम होगा उनके जो वंशज होंगे, उत्तराधिकारी होंगे, है ना, तो वो उनको तो क्या प्राप्त होगा, खतियान प्राप्त होगा। लेकिन ये खतियान आया कहाँ से, केवाला से आया, बैनामा से आया, रजिस्ट्री से तैयार हुआ। लेकिन अभी तो वर्तमान में खतियान बन गया है, उसके लिए वो फिर ये खरीदा हुआ प्रॉपर्टी, जिसको आज वर्तमान में तो अर्जित प्रॉपर्टी कहेंगे, इसलिए हम खरीदे हैं, लेकिन कुछ सालों बाद जब राज्य सरकार के द्वारा सर्वे कराया जाएगा, तो उस सर्वे के बाद ये प्रॉपर्टी जो है वो खतियानी प्रॉपर्टी हो जाएगी। और यानी ऐसा नहीं है कि अर्जित संपत्ति जो है वो पैतृक संपत्ति नहीं बनता है, बिल्कुल बनता है। अर्जित कभी ना कभी कोई तो अर्जित किया ही होगा, और बाद में जो है राज्य सरकार के द्वारा जब सर्वे हुआ, सर्वे कराने के बाद उसका एक खतियान जारी कर दिया गया। अब ये संपत्ति भी जो है, जो केवाला वाला है, ये क्या बन गया, ये पैतृक संपत्ति बन गया। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर इस दाखिल खारिज का क्या मसला है, म्यूटेशन का क्या मसला है, तो आप जरूर जान लीजिए। अब सवाल है यहाँ पर जो है वो है दाखिल खारिज का, ठीक है, यानी दाखिल खारिज की अगर बात करें सबसे पहले, तो आप देख रहे हैं कि ये खतियान है। खतियान के अब इसमें जो भी उत्तराधिकारी होंगे, वंशज होंगे, है ना, तो वो वंशज की अगर बात करें, जो उत्तराधिकारी हैं, तो उनके बीच में अगर आपस में बंटवारा हो गया, अब उसमें बहुत सारे हिस्सेदार हैं, तो सभी ने क्या करेंगे, बंटवारा के आधार पर अब अपना अलग अलग राजस्व देने का कार्य करेंगे।
पहले इनके दादा परदादा जिनके नाम से था उनके नाम से राजस्व जाता था। परिवार बड़ा हो गया, विवाद उत्पन्न नहीं हो जाए तो सभी ने क्या किया, अपना अपना अलग अलग दाखिल खारिज करा लिया। और ये दाखिल खारिज तभी होगा जब एक कागज बनेगा और वो कागज है बंटवारा का। अब बंटवारा का कागज यानी बनाया, मान लेते हैं आप कह सकते हैं पंचनामा बनाया। पंचनामा के आधार पर सभी ने अपने अपनी संपत्ति को जो है अलग अलग म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया और अलग अलग म्यूटेशन करवा लिया। और सभी का जो दाखिल खारिज प्रक्रिया है वो अलग अलग हो रहा है। अब मैंने सभी जो है, अब सभी जो भाई हैं, आप कह सकते हैं बहन है, जो भी परिवार के सदस्य हैं, जो भी परिवार के उत्तराधिकारी है जिनका नाम होना चाहिए, सभी अब क्या कर रहे हैं, सरकार को, है ना, सरकार को अपने नाम से रेवेन्यू दे रहे हैं, राजस्व दे रहे हैं। आप कह सकते हैं कि सभी का रसीद अलग अलग है, सभी का रसीद अलग है। आप ऐसे जो है अन्य शब्दों में ये कह सकते हैं सभी का जमाबंदी जो है अलग है, सभी का खाता खतौनी का जो इन्फॉर्मेशन है वो अलग अलग है और ये अब अलग अलग हो गया है। तो आखिर ये तो खतियान वाली बात होगी, लेकिन केवाला बैनामा में क्या होता है? देखें केवाला बैनामा में क्या होता है कि इसमें ये भी एक दस्तावेज है और ये भी एक दस्तावेज है। इस खतियान का मतलब हो गया कि इसमें कहीं ना कहीं वंशजों की संख्या जो है वो अधिक है। लेकिन केवाला में होता है कि अब खतियान के अनुसार या जो है इस बैनामा का मतलब ये हुआ, इस रजिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है ना कुछ ने अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली है, या कोई अपनी जो प्रॉपर्टी है अगर वो रजिस्ट्री करा लिया है जमीन का, है ना, रजिस्ट्री करा लिया है, तो इसका मतलब उन्होंने क्या किया, जमीन खरीदा है और खरीदने के बाद उसको म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया है। जब खरीद लेगा तब तो क्या करेगा, म्यूटेशन के लिए अप्लाई करेगा। तो खरीदने के बाद उन्होंने म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया है। अब सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, छोटा सवाल नहीं है, कि खरीदने के बाद अगर म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया है, अगर बात कर रहे हैं म्यूटेशन की, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये म्यूटेशन जो है जिसके नाम केवाला है उसी के नाम से होगा या उसके बच्चे, उसके उत्तराधिकारी के नाम से होगा। देखें सबसे पहले तो जो खरीद किया उसका नाम दर्ज हो जाएगा। अब किसी कारणवश होता क्या है कि जिसके नाम संपत्ति खरीदा गया, म्यूटेशन नहीं हुआ लेकिन उसकी मृत्यु हो गई, तो फिर उसके जो वंशज हैं उसके नाम से जो है वो दर्ज होगा। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। तो अगर देखें, अगर आप ये दोनों केवाला कैसे होता है दाखिल खारिज आप समझ गए होंगे। दाखिल खारिज यानी काम होता है राजस्व देने का, केवाला से हो या बैनामा से हो, रजिस्ट्री से हो, खतियान से हो, वसीयत से हो, गिफ्ट डीड से हो, जिससे भी हो, आपको राजस्व तो देना पड़ेगा। और ये आप काम जो करते हैं वो राजस्व के लिए करते हैं, यानी कि सरकार को हम राजस्व नहीं देंगे तो फिर मेरा मालिकाना हक जा सकता है। और ये नियम है, इस पे कानून भी है, इसके बारे में भी बताएंगे क्या नियम है। अगर कोई आदमी राजस्व नहीं देता है, कब तक नहीं देता है, तो उसके हाथों से प्रॉपर्टी जा सकती है। ये बात भी जरूर जान लीजिए। अगर आप जमीन की रसीद नहीं कटाते हैं, जमीन का जो है म्यूटेशन नहीं करवाए हैं, तो मालिकाना सरकार को टैक्स ही नहीं दे रहे हैं, तो आपको मालिकाना हक जो है वो जा सकता है। जैसे क्या होता है, कोई अगर आय का टैक्स नहीं देता है तो आयकर विभाग का छापा पड़ता है और पैसे को सील कर लिया जाता है। टैक्स तो भरना पड़ेगा, जानकारी तो देनी पड़ेगी। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।